कल हमने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई की वजह से जो कि मिसमैच की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है वो हमने पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई अगर बराबर हो तो इन्फ्लेशन नहीं आता है, और इसके मिसमैच की वजह से या तो डिमांड बढ़ जाए या तो सप्लाई बढ़ जाए, या तो डिमांड कम हो जाए या सप्लाई कम हो जाए। इसके मिसमैच की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है वो हमने पढ़ा था। फिर पढ़े थे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद पॉजिटिव रियल रिटर्न पढ़े थे, नेगेटिव रियल रिटर्न, ज़ीरो रियल रिटर्न। तो ये सब हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है ये मेमफ्लेशन पढ़ना है। मेमफ्लेशन क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है, और स्टैगफ्लेशन पढ़ना है। ये मेमफ्लेशन और इसकी स्टैगफ्लेशन, ये दो अलग अलग इन्फ्लेशन है, इनको भी पढ़ना है। तो मेमफ्लेशन होता है जो ये एक्चुअल में एआई की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको कहते हैं। या तो ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जिसमें सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप जो होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगता है, इसके प्राइस में जब चेंज आता है, यानी कि इसके प्राइस में जब चेंज, यानी कि अगर इसका प्राइस राइज करता है तो उससे जो इन्फ्लेशन आता है, इसमें जो इन्फ्लेशन आता है उसको कहते हैं मेमफ्लेशन। मेमफ्लेशन क्या है, फिर से समझिए। मेमफ्लेशन वो होता है जब सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप में के प्राइस में जब राइज आता है तो उसको बोलते हैं मेमफ्लेशन। जैसे कि डी रैम, NAND फ्लैश, ये दोनों एक सेमीकंडक्टर है, ये कंप्यूटर में लगने वाला एक सेमीकंडक्टर है ये दोनों। तो ये इसके प्राइस में अगर कभी राइज होता है, यानी कि नॉर्मल प्राइस जो भी है इसका, उसमें अगर कभी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो इसको कहते हैं मेमफ्लेशन। मेमफ्लेशन क्या हुआ कि एआई की वजह से जो सेमीकंडक्टर या मेमोरी चिप में जो इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है इसकी, तो उसको बोलते हैं मेमफ्लेशन। ये था हमारा मेमफ्लेशन। अब हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोगों को ये, एक तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना है कि जब भी महंगाई होती है तो लगभग हर कोई इम्पैक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। किसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि किसी को इन्फ्लेशन से फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान होता है। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। कभी किसी किसी को कोई ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जिसको फ़ायदा हो महंगाई की वजह से, कोई ऐसे ग्रुप हो सकता है जिसको नुकसान हो। जैसे कि अगर हम फ़ायदा में देखें तो ये डेटर है जो कि रीपे लोन करता है विथ लेस वैल्यूएबल मनी। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो ये डेटर को जो पेमेंट लोन जो वापस करना पड़ेगा वो कम पैसा करना पड़ेगा वापस। तो एक तरह से इसको अगर हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, डेटर और क्रेडिटर का सीन आगे भी आएगा, तो इसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। पहले तो इतना समझिए कि किसको किसको फ़ायदा होता है। सबसे पहला तो डेटर हो गया, फिर बॉन्ड इशूअर हो गया। ये बॉन्ड का एक अलग से चैप्टर होता है जो पढ़ेंगे हम आगे। बॉन्ड इशूअर जो बॉन्ड को इशू करता है उसको फ़ायदा होता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर इसको नुकसान होता है। जो बॉन्ड रखता है, महंगाई के बढ़ जाने की वजह से, महंगाई के बढ़ जाने की वजह से जो बॉन्ड रखता है, जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उसको नुकसान हो जाता है, और बॉन्ड जो इशू करता है उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। कैसे कि बिजनेसमैन का जो भी वो प्रोड्यूस किए हैं, महंगाई की वजह से उसके प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है, और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया उनको, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम लगा था उसको बनाने में, और महंगाई की वजह से प्राइस बढ़ गया तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हायर प्रॉफिट हो जाता है। इसकी वजह से बिजनेसमैन या फिर प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई भी बिजनेसमैन, उनको फ़ायदा होता है। जैसे कि गरीब लोग हैं उनको नुकसान होता है। गरीब लोग का इनकम फिक्स रहता है, पेंशनर का इनकम फिक्स रहता है। फिक्स इनकम की वजह से महंगाई बढ़ गई तो उनको सामान लेने में प्रॉब्लम्स आती है, सामान सस्ता नहीं है, महंगा है, तो उसकी वजह से गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लो परचेजिंग पावर हो जाता है, यानी कि अब जितने पैसे में वो पहले ख़रीद पा रहे थे, महंगाई होने की वजह से वो सारा सामान महंगा हो गया मार्केट में, अब उनको मिल ही नहीं पा रहा है, और उनका इनकम भी फिक्स है तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं बेचारे। तो पुअर पीपल को नुकसान होता है, बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। तो उसके बाद होता है इक्विटी इन्वेस्टर। इक्विटी इन्वेस्टर जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी एक तरह का कह सकते हैं
जैसे आपने स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ा होगा, तो अगर इसके बारे में जानते होंगे तो इक्विटी होता है एक, उसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको फ़ायदा होता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने से महंगाई बढ़ जाने की वजह से वो इक्विटी का प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है, जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो इसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है। तो जिस तरह जैसे स्टॉक्स हो गया, उसी तरह एक इक्विटी भी होता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड, ये सब एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो इन लोगों को फ़ायदा होता है। इसी तरह सेम चीज़ है यहाँ रियल एस्टेट ओनर्स, जो रियल एस्टेट ओनर्स मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह या फिर जो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा इमारत, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, तो उनको बोलते हैं रियल एस्टेट ओनर्स। तो वो उनको फ़ायदा होता है। गोल्ड हाउस का, लैंड का, इन सब का फ़ायदा होता है। महंगाई की वजह से इन सब को फ़ायदा होता है। जिसके पास गोल्ड है, गोल्ड महंगाई की वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। जो गोल्ड रख रहे हैं उनका प्राइस बढ़ गया, ख़रीदा था कुछ पैसे में, महंगाई की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से गोल्ड में फ़ायदा होता है। हाउस में भी सेम है, लैंड में भी सेम है। गवर्नमेंट इस वजह से क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो हमने पढ़ा था पिछले पिछले चैप्टर्स में कि महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स को रिड्यूस करती है, महंगाई को कम करने के लिए। लेकिन महंगाई जब होता है तो वो महंगाई इस वजह से होता है ताकि ये गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स होता है उसको वो इंक्रीज़ कर देती है। गवर्नमेंट का टैक्स को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अब महंगाई को कंट्रोल करना है, महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो उनको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ताकि टैक्स बढ़ेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इंक्रीज़ कर देती है। टैक्स को डिक्रीज़ करने का मतलब ये था कि टैक्स डिक्रीज़ करने से इन्फ्लेशन को बढ़ाना है हमको, महंगाई को बढ़ाना है, क्योंकि महंगाई घट चुकी थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब महंगाई कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो प्लस माइनस 4% हुआ करता था, तो वो उससे यानी कि 2% से लेकर के 6% तक, अगर इसमें ये 2% के आसपास चला जाता है या फिर उससे कभी कम होने लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को डिक्रीज़ करती है, यानी कि कम करती है, ताकि महंगाई आए। लेकिन अभी महंगाई आ चुका है तो इनको इंक्रीज़ किया जाता है टैक्स को इंक्रीज़ करेगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। जो थोड़ा टैक्स इंक्रीज़ होगा तो जो जो थोड़ा बहुत कमाएंगे उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा टैक्स में देना पड़ेगा, तो लोगों के पास कम बचेगा, तो डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब पढ़े ही हैं, डिमांड कम होने की वजह से महंगाई कम हो जाता है, डिमांड के बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। तो उसी वजह से तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, जब वो ज़्यादा टैक्स लेंगे लोगों से तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं, कैश होल्डर्स को नुकसान होता है। किसको किसको महंगाई से नुकसान होता है, कैश होल्डर। महंगाई बढ़ गई है, कैश में अगर कोई पैसा रख रहा है तो उसको कैश में जितना पैसा रखेगा वो उतना ही रहेगा। आज मान लीजिए 100 रुपीज़ हम कैश में रखे हुए हैं, 1 साल बाद वो 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन महंगाई 6% से बढ़ चुका है, तो जो 100 रुपये में मिल रहा था उसको अब वो 106 रुपये में मिल रहा होगा, तो उसको घाटा लग गया, तो इसको नुकसान होता है। तो कैश होल्डर्स को नुकसान होता है। एक्सपोर्टर्स को कभी कभी नॉर्मली नुकसान होता है, लेस कम्पिटिटिव, क्योंकि उसके एक्सपोर्टर को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। और जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्टर हुआ वो लोग जो इंडिया से एक कंट्री से दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को, जो प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी भेजते हैं और उधर से पैसा लेते हैं। अगर प्राइस उसके प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा तो दूसरे कंट्री में कोई लोग डिमांड नहीं करेंगे। अब डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि महंगा है, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कम बिकेगा, तो इसलिए एक्सपोर्टर को नॉर्मली ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये था कि आ, आ, हमारा ये था कि किसको किसको नुकसान होता है और किसको किसको फ़ायदा होता है महंगाई से। महंगाई की वजह से कुछ लोगों को नुकसान होता है तो कुछ लोगों को फ़ायदा। उसी का डिटेल यहाँ है कि आपको ध्यान रखना ये है कि कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किनको नुकसान होता है, इसमें से चूज़ करिए किनको नुकसान होता है, किनको फ़ायदा होता है महंगाई की वजह से। तो देख लीजिए, यहाँ समरी में लिखा हुआ है, गेनर्स में डेटर है, बॉन्ड इशूअर है, बिजनेसमैन है या प्रोड्यूसर, इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले, रियल एस्टेट ओनर्स, गवर्नमेंट, ये सब है। यहाँ एक गोल्ड हाउस ये सब भी है। फिर लूजर्स में कौन है, लूजर्स में क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर है,
पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, जिनका इनकम फिक्स है पर महंगाई बढ़ रही है तो उनको नुकसान होता है, पेंशनर, जिनको पेंशन मिलता है, कैश होल्डर और एक्सपोर्टर, इन सबको नुकसान होता है। तो ध्यान यह रखना है कि फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है, इसमें बस इन्फ्लेशन में इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है कि ये यहाँ पर अगेंस्ट नहीं है, इसको काट करके स्टैगनेंट लिख देना है। स्टैगनेंट मतलब होता है रुका हुआ। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इसमें होता क्या है कि इस सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन क्या है कि सिचुएशन है जिसमें कि हमारा जो इकोनॉमी है वो रुक जाता है। स्टैगनेंट मतलब होता है रुक जाना, एक थम जाना। तो वो इकोनॉमी रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमी, हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो ना बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है, एक जगह रुक गई होती है। ना ही कोई ट्रेड हो रहा है, ना ही कोई बिजनेसमैन कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टैगनेंट इकोनॉमी। प्लस इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो जाता है, मतलब कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी ये भी बढ़ जाती है। इन तीनों के सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या है, स्टैगनेंट इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन जब आते हैं किसी कंट्री में तो उस सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पॉलिसी होल्डर्स के लिए टू हैंडल। इसको हैंडल करना एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। किसी भी पॉलिसी होल्डर्स, गवर्नमेंट, इनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है स्टैगफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन विल हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। महंगाई की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होता है, यानी कि इकोनॉमी बढ़ नहीं रही होती है, और वाइसा वर्सा मतलब होता है अपोजिट, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होने की वजह से इन्फ्लेशन भी होता है। ये कह सकते हैं उल्टा, यानी कि या तो इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है इस वजह से इन्फ्लेशन आ गया है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन का तीनों टॉपिक, मैमफ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। ये तीनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व एक इन्फ्लेशन, और यहाँ देख रहे होंगे आप, फिलिप्स कर्व एक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक दिया गया सिचुएशन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट, विलियम फिलिप्स हुआ करते थे इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने ये सिचुएशन दिया कि इन्फ्लेशन, उन्होंने कहा कि फिलिप्स कर्व का कहना यह है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, वो इन्वर्स रिलेशनशिप में रहते हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट रिलेशनशिप में। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और इनडायरेक्ट में, इन्वर्स में क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, दूसरे के बढ़ने से पहला दूसरे के घटने से पहला बढ़ता है, यानी कि इन्वर्स होता है। यानी एक बढ़ा तो दूसरा घटा, एक घटा तो दूसरा बढ़ा, तो इन्वर्स रिलेशनशिप। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर महंगाई अगर ये देखिए, ये एक कर्व है, अगर महंगाई नीचे की तरफ जा रही है तो महंगाई अगर घट रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी कि बेरोजगारी इधर की तरफ जा रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई के घटने की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी के बढ़ने की वजह से महंगाई क्या होती है, बेरोजगारी के घटने की वजह से महंगाई बढ़ रही होती है। ठीक है, इनका कहना यह है कि अगर महंगाई बढ़ गई तो ये अगर महंगाई बढ़ जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कम होता है, और अगर महंगाई कम हो गया तो बेरोजगारी बढ़ जाता है। इनका कहना उल्टा है, यानी कि इन्वर्स है, कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। लेकिन ये कहाँ तक सच है, तो ये ट्रू तब तक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म मतलब कि अगर महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो महंगाई के बढ़ने की वजह से कुछ टाइम तक तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बिल्कुल होगा, बेशक होगा। ठीक है, महंगाई के बढ़ने की वजह से कुछ टाइम तक तो बेरोजगारी घटेगी, ठीक है, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब वो नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि
शॉर्ट टर्म के लिए समझते हैं। शॉर्ट टर्म में ये महंगाई और बेरोजगारी का क्या सीन है, देखिए यहाँ दिया हुआ है अच्छे से। अगर डिमांड मार्केट में बढ़ता है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फर्म है, जो फैक्ट्री है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, तो डिमांड है तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना बनता है, ठीक है। अब ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उनको क्या चाहिए, ज़्यादा वर्कर चाहिए। अब ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि फैक्ट्री में वर्कर्स चाहिए, और अगर वर्कर्स चाहिए तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट घट गया, यानी कि बेरोजगारी कम हो गई, लोगों को काम मिल रहा है तो बेरोजगारी कम हो गई। क्या था यहाँ, डिमांड बढ़ गया तो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब देखिए क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ यानी कि बेरोजगारी कम हुई, ठीक है। बेरोजगारी कम होने की वजह से क्या होता है कि लोगों का वेज बढ़ गया, यानी कि लोगों के पास सैलरी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि डिमांड है तो लोग चाहिए, लोग चाहिए तो लोग डिमांड करेंगे कि अच्छे सैलरी का देंगे तो भी तभी हम काम करेंगे, और फर्म को तो प्रोड्यूस करना है तो उनको वर्कर्स चाहिए तो वर्कर्स जो डिमांड करेंगे ना सैलरी उनको मिलेगा, तो यानी कि उनका वेज बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से उनका वेज बढ़ गया, यानी कि सैलरी बढ़ गई। अब सैलरी बढ़ गई तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है महंगा हो जाएगा। अब वो पॉकेट से तो नहीं देगा इनको सैलरी एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा सैलरी क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को ही महंगा कर देगा, तो प्रोडक्ट जो लोगों को मिलता है वो महंगा हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट महंगा हो गया तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, महंगाई इंक्रीज कर जाएगी। अब महंगाई इंक्रीज कर गई तो अब समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट घटा था यानी कि बेरोजगारी कम हुआ, तो महंगाई क्या हुआ, बढ़ गया। बेरोजगारी कम हुआ, ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी कम हुआ तो महंगाई यहाँ क्या हुआ, बढ़ गया। महंगाई कैसे बढ़ा, तो ये सैलरी डिमांड किया, सैलरी की डिमांड करने की वजह से वो पैसा कहाँ से आता, तो वो प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव कर दिया जाता है। अब प्रोडक्ट जो महंगा हो गया तो इससे इन्फ्लेशन आ गया। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स विलियम फिलिप्स का अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशन, जो कि इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ देर तक के लिए तो ऐसा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, चलिए जानते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होगा। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ये आता है कि महंगाई तो हो गई, जैसे कि यहाँ महंगाई हम देख लिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ हमने महंगाई देखा यहाँ। अब ये यहाँ मान लेते हैं महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। अब महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स डिमांड करेंगे मोर सैलरी, महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई की वजह से, महंगाई में उतने पैसे में वर्कर्स का काम नहीं चल रहा है, महंगाई और बढ़ता जा रहा है, तो उतने पैसे में काम नहीं चल रहा है वर्कर्स का, तो महंगाई बढ़ने की वजह से क्या करेंगे, वर्कर्स सैलरी का डिमांड करेंगे। अब जब वर्कर्स सैलरी का डिमांड करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, ये सेम है ऐसा ही, ठीक है, ये अपोजिट जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो फिर से यानी कि जो हमारा खर्चा है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे फर्म्स जो है, रिड्यूस हायरिंग को रिड्यूस कर देंगे। हायरिंग का रिड्यूस करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, मान खर्चा फैक्ट्री का, जो फर्म्स का खर्चा ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो क्या वो नए लोगों को हायर करना स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो फर्म क्या करेंगे, रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनको फ़ायदा हो। इसके वजह से ऑलरेडी उनको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वर्कर सैलरी डिमांड कर रहे हैं, और सैलरी डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि आप फर्म्स जो है हायरिंग को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि जो नए लोगों को एंटर करने के लिए फैक्ट्री में सैलरी एंटर करने के लिए देते थे, तो वो इनको हायरिंग करना बंद कर देंगे। और हायरिंग करना बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये है लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यानी कि लोगों का हायरिंग बंद हो गया। अब ये ऐसा ही सिचुएशन, यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ, बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, महंगाई बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा था कि विलियम फिलिप्स के केस में महंगाई के बढ़ने की वजह से बेरोजगारी जो है वो घटती है, महंगाई के बढ़ने की वजह से। जैसे यहाँ पढ़े कि महंगाई बढ़ा तो बेरोजगारी घटा, लेकिन यहाँ क्या है, महंगाई बढ़ा तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है, महंगाई के बढ़ने की वजह से बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म का है। तो इसका अगर कब बना है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कब बना है, तो इन्फ्लेशन का और महंगाई का एक ये कब वेव, इस तरह का कब बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का कब बनता है जब शॉर्ट टर्म के लिए, फिलिप्स कब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और ऐसा कब बनता है, ऐसा जब
लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में इसके कहने का मतलब ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि फैक्ट्री को जितना चाहिए था वर्कर्स उतना ले चुका है, अब वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है। तो वो नेचुरल इन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो नेचुरल है जितना उनको चाहिए उतना ले चुका है, अब वो नहीं लेना चाहता है। ना ही तो ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट ना ही ज़्यादा बढ़ रहा है ना ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये ऐसा सिचुएशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेचुरल मतलब कि जैसा मतलब ना ही डिमांड है मार्केट में, ना ही ज़्यादा सप्लाई चाहिए, तो नॉर्मल सिचुएशन चलने जाता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा होता है कि एक जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये था फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। फिलिप्स कर्व लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। फिलिप्स कर्व ये कहता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से बेरोज़गारी कम होती है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से बेरोज़गारी भी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्टैगफ्लेशन, ये स्टैगफ्लेशन गोज़ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व। गोज़ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व मतलब कि ये इसके विपरीत जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है। स्टैगफ्लेशन कैसे अपोजिट जा रहा है? फिलिप कर्व क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व है। एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व्स। शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व क्या कहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। यहाँ देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इन्फ्लेशन क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व। और स्टैगफ्लेशन में अभी हमने पढ़ा ऊपर कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर महंगाई भी बहुत ऊपर रहता है और बेरोज़गारी भी ऊपर रहता है। तो गोज़ अगेंस्ट गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व ये कह रहा था कि महंगाई के हाई होने से बेरोज़गारी कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि महंगाई तो हाई है लेकिन बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऊपर की तरफ है। महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये तो दोनों एक साथ डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ये काम आता है, यानी कि स्टैगफ्लेशन अगेंस्ट जा रहा है किसके, फिलिप कर्व के। फिलिप कर्व अपोजिट कह रहा है इन्वर्स रिलेशनशिप, और जो स्टैगफ्लेशन है वो कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन का और बेरोज़गारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज़ है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में ट्रेड ऑफ हो जाता है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ओनली नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लॉन्ग टर्म ये था, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ये था, स्टैगफ्लेशन गोज़ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये समरी है, समरी पढ़ लीजिए। डिमांड के बढ़ने से क्या क्या होता है वर्कर्स, वो सब हमने समझा दिया। ये लॉन्ग टर्म का समरी है। ये डायग्राम है, शॉर्ट टर्म में ऐसा डायग्राम, लॉन्ग टर्म में ऐसा डायग्राम बनता है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।